हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम वेब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 30 नवंबर को ईपीएफओ का एग्जाम आने वाला है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है कंप्लीट ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण का रहने वाला है। इसमें हम अंकेक्षण के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे, हर एक बिंदु के बारे में समझने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे कि अंकेक्षण से जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अंकेक्षण की अगर हम बात करें तो लगभग यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन की तैयारी आपकी आज के इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। जो साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हिंदी माध्यम के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, तो वीडियो को सेव कर लीजिएगा, अंतिम समय पर भी आप लोग देख सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहेंगे, यदि आप हमारा पेड कोर्स लेना चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाएंगी, साथ ही साथ में रिवीजन पीडीएफ दे दी जाएंगी और उसके साथ में आपको वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी। अगर आप स्पेशल सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी तैयारी आप वहां से कर सकते हैं। बाकी अदर सब्जेक्ट की तैयारी करने का जो वीडियो क्लासेस के माध्यम से तैयारी नहीं हो सकती, लेकिन उनको आप पीडीएफ के माध्यम से एमसीक्यूज के माध्यम से पढ़ सकते हैं। तो मात्र 349 रुपए का ये बैच है, इसको आप लोग परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही बेहतरीन बैच है, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई हैं। अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे फेस्ट 100 तो आपको ये 349 का पड़ जाएगा, क्योंकि वैसे तो ये 449 का कोर्स है, लेकिन जैसे ही कूपन कोड यूज करेंगे फेस्ट 100 तुरंत आपको ये 449 से 349 का पड़ जाएगा। एक स्पेशल डिस्काउंट और दिया गया है, यदि आप कूपन कोड यूज कर रहे हैं सिर्फ 150 यूज करेंगे तो आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा और यह कोर्स 299 रुपए में मिल जाएगा। और ये कुछ ही बच्चों के लिए वैलिड है, तो आप जल्दी से आप वो बच्चे बन जाइए और इसके साथ में आप 299 रुपए का ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। कंप्लीट कोर्स आपको ये मिल जाएगा 299 रुपए में। कूपन कोड यूज करना है सिर्फ 150। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जो नंबर दिया गया है इस पर आप कांटेक्ट करिए। यहाँ से कांटेक्ट करने के बाद में आपको इस कूपन कोड के बारे में और इस कोर्स के बारे में जानकारी मिल जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अंकेक्षण के बारे में। देखिए, अंकेक्षण का मतलब होता क्या है, सबसे पहले तो हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। मैंने आपको अकाउंट्स जब पढ़ाया था, अकाउंट की क्लासेस ली थी, तो अकाउंट की क्लासेस में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स की जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है और इसका जो साइकिल होती है वो किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से लेखा जोखा तैयार किया जाता है। तो वो सभी चीजें अकाउंट्स के अंतर्गत आती थी। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये जाननी है कि जो अंकेक्षण होता है आखिर ये क्या होता है। अगर हम अंकेक्षण की बात करें तो सबसे पहले हम कुछ पुराने समय में चलते हैं। जब पहले छोटे दुकानदार हुआ करते थे तो छोटे दुकानदार क्या करते थे, अपना जो भी अपने खाते वगैरह हैं, अकाउंट्स वगैरह हैं, उनका हिसाब किताब स्वयं ही रख लेते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका जो व्यापार बढ़ता जाता था तो वो क्या करते थे, तो अपना सभी अकाउंट्स वो नहीं संभाल पाते थे, तो उसके लिए एक कोई ना ऑडिटर रख लेते थे, कोई भी एक ऑडिटर रख लेते थे। तो इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, ऑडिटर को जो कहते हैं अंकेक्षक कहते हैं। और जो ऑडिटर जो प्रोसेस अपनाता है, जो प्रोसेस से लेखा जोखा करता है, तो उसको हम ऑडिटिंग बोलते हैं, ऑडिट करना बोलते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अंकेक्षण बोलते हैं। चलिए पढ़िए इसको, देखिए क्या लिखा है। जब व्यवसाय छोटे स्तर पर होते थे तब व्यापारी खुद अपने खातों का हिसाब रखते थे, लेकिन जैसे जैसे व्यापार बड़ा होता गया वैसे मालिक के लिए सब कुछ खुद जांचना मुश्किल हो गया था। इसलिए एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत महसूस हुई जो दूसरों के द्वारा बनाए गए खातों की जांच करे, ताकि पता चले कि खाते सही हैं या सही नहीं है। तो ये जांच करने के लिए एक ऑडिटर की जरूरत पड़ने लगी, एक दूसरे व्यक्ति की जरूरत पड़ने लगी। और जो ऐसा व्यक्ति था जिसकी जरूरत पड़ी थी उस व्यक्ति को क्या कहा गया, ऑडिटर कहा गया, यानी अंकेक्षक कहा गया। और इससे और इस जांच की प्रक्रिया को, जो जांच की प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को क्या कहा गया, उस प्रोसेस को ऑडिटिंग कहा गया, यानी अंकेक्षण कहा गया। क्या कहा गया भाई, अंकेक्षण कहा गया। इसके बाद में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक दुकान है राणा गारमेंट्स। पहले मालिक खुद रोज हिसाब देख लेता था, लेकिन अब इसकी 5 नई ब्रांच हो गई हैं, 10 सेल्समैन आ गए हैं और कैश भी अलग अलग लोग संभालने लगे हैं। क्योंकि पांचों जगह पर जाकर तो राणा गारमेंट्स का जो मालिक होगा वो पांचों जगह पर जाकर तो कैश नहीं देख सकता है, कैश नहीं संभाल सकता, कैश काउंटर को वहां पर किसी ना किसी को तो रखना ही पड़ेगा। जब अलग अलग लोग कैश संभाल रहे हैं तो उसकी देख रेख के लिए, अगर मान लो कैश संभाल रहे हैं
कोई अलग अलग व्यक्ति कैसे संभाल रहे हैं। और एक एक शॉप से क्या हो रहा है, एक शॉप से बताया जा रहा है कि भाई 50,000 की सेलिंग होती है, दूसरी शॉप है उससे 45,000 की सेलिंग होती है, तीसरी शॉप है इससे कितनी सेलिंग होती है, इससे मान लेते हैं 40,000 की सेलिंग होती है। इसके बाद में एक चौथी शॉप है जिससे मान लेते हैं भाई इससे 55,000 की सेलिंग होती है। अब यहाँ पर ये सेलिंग बता दी, अब पांचवी जिसमें तो वो खुद ही संभाल रहा है तो उसकी तो बात ही अलग। अभी हम चार का एग्जांपल लेते हैं। अब ये जब चारों का इतनी सेलिंग बता रहे हैं तो इतनी सेलिंग चेक की जाएगी भाई, कितना स्टॉक बिक गया है, कितना स्टॉक बचा है, इसको वेरीफाई भी करेगा। आगे हम समझेंगे कि ऑडिटिंग जो होती है वो किस प्रकार से किन सिद्धांतों पर कार्य करती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं उनके बारे में भी समझेंगे। जिसमें जो सबसे पहला प्रिंसिपल होता है वो होता है सत्यता का सिद्धांत। सत्यता का सिद्धांत होता है, इसके बारे में भी समझेंगे। मतलब हर एक चीज ट्रुथ के बारे में होती है जब वो रिपोर्ट तैयार की जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक दुकानदार जो भी एक कैश काउंटर संभाल रहा है एक दुकान की ब्रांच का, तो उसका जो ऑडिटर है उसका कोई रिश्तेदार है, तो उसने कुछ यहाँ पर घपला कर दिया, तो अब वो रिश्तेदार बोल रहा है भाई कि इसमें को तुम एक काम करो, तुम भी इसमें घपला कर दो और रिपोर्ट जैसी मैं बता रहा हूँ वैसी रिपोर्ट बना दो। तो ऑडिटर को क्या है, सत्यता का सिद्धांत अपनाना चाहिए, उसकी बात ना मानकर जो सच बात है, जो सत्य बात है उसको अपनाना चाहिए और वही रिपोर्ट में लिखना चाहिए। तो ये सब क्या होते हैं, अंकेक्षण के सिद्धांत के अंतर्गत हम इनको पढ़ेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं अंकेक्षण यानी ऑडिटर की अंकेक्षक की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ये जो चार लोग हैं, चार काउंटर हैं कैश संभाल रहे हैं, ये बता रहे हैं कि भाई इतनी इतनी सेलिंग हो चुकी है हमारी। अब ये क्या देखेंगे, अब जो अंकेक्षक होगा वो चेक करेगा भाई स्टॉक कितना बिक चुका है, स्टॉक बचा कितना है। अगर इतना आज बिका है तो इनके सभी इनवॉइस भी जनरेट हुए होंगे, जो जो स्टॉक बिके हैं उनके इनवॉइस भी तो जनरेट हुए होंगे। अब जब इनवॉइस जनरेट हुए होंगे तो कहीं ना कहीं इनवॉइस जनरेट होने के बाद में उनकी वैल्यू भी पता चलेगी कि किस वैल्यू के इनवॉइस जनरेट होते हैं, किस वैल्यू के इनवॉइस जनरेट हुए हैं। अब जब इनकी वैल्यू पता चली है इनवॉइस की, तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि भाई यहाँ पर सपोज करते हैं कि मोटा मोटी मान लेते हैं कि जो 40,000 वाला है इसमें 10-10 हजार के कितने चार इनवॉइस जनरेट हुए हैं। कितने इनवॉइस जनरेट हुए, चार इनवॉइस जनरेट हुए 10-10 हजार के, तो 40,000 हो गया। इसी प्रकार से 50,000 में मान लेते हैं 5-5 हजार के 10 इनवॉइस जनरेट हुए, 45,000 में 5-5 हजार के 9 इनवॉइस जनरेट हुए, 55,000 में 11 इनवॉइस जनरेट हुए 5-5 हजार के। तो इससे क्या इनवॉइस डिटेल से पता चल जाएगा, वो सारी चीजें वेरीफाई करेगा और स्टॉक भी एक बार चेक करेगा। अगर सब कुछ सही होगा तो क्या बना के तैयार कर देगा, एक रिपोर्ट बना के तैयार कर देगा कि हाँ सब कुछ ठीक है, मतलब रिपोर्ट में सही सही सब कुछ लिख देगा। तो ये सब देखने के लिए कौन होता है, ये सब देखने के लिए होता है ऑडिटर। ये सब देखने के लिए कौन होता है, ऑडिटर होता है। तो ऑडिटर ये सारी चीजें चेक करता है। जब मालिक सब नहीं देख सकता है तो वह किसी अकाउंटेंट या ऑडिटर को रखता है जो हर महीने सबकी एंट्री चेक करता है, और ये क्या कहलाता है, ऑडिटिंग कहलाता है। ऑडिट शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, देखिए ऑडिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है, एक लैटिन भाषा का इंपॉर्टेंट शब्द है, जिस जो कौन सा है, ऑडियर। ऑडियर, ऑडियर शब्द से बना है। ऑडिट शब्द जो है वो लैटिन भाषा के ऑडियर शब्द से बना है, और जिसका अर्थ क्या होता है, टू हियर यानी सुनना। ऑडिट शब्द का अर्थ क्या होता है, टू हियर, या फिर हम कह सकते हैं सुनना, ये इसका अर्थ होता है। इसके बाद में पुराने समय में व्यापारी अपने हिसाब किताब जोर जोर से पढ़ते थे और ऑडिटर बैठकर सुनता था। यानी कि पहले ऑडिटिंग का मतलब क्या होता था, सुनकर जांच करना। पुराने समय में क्या होता था कि जो ऑडिटर जो व्यापारी होता था अपना हिसाब किताब जोर जोर से पढ़ता था, और जो ऑडिटर होता था वो साथ में बैठकर सुनता था और बताता था कि क्या गलत तो नहीं हो रहा कहीं पर। तो वो सुनकर जांच करता था कि वास्तविक में सब कुछ सही है या नहीं सही है, फिर अंतिम समय में जाकर वो क्या कर लेता था, एक रिपोर्ट तैयार करता था। अब हम ऑडिटिंग की कुछ परिभाषाओं की ओर नजर डालते हैं कि आखिर कौन कौन से व्यक्तियों ने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। चलिए इनके बारे में चर्चा करते हैं। स्पाइसर एंड पेगलर के अनुसार इन्होंने परिभाषा क्या दी है, अंकेक्षण का मतलब है किसी व्यापारिक संस्था की पुस्तकों, खातों और प्रमाणों की ऐसी जांच जिससे यह पता चले कि संस्था द्वारा तैयार वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही भी है
या नहीं सही है। मतलब जो ऑडिटिंग होता है वो क्या होता है, ऑडिटिंग पुस्तकों, खातों और प्रमाणों की ऐसी जांच से होता है जिससे ये पता चलता है कि जो भी संस्था द्वारा यानी व्यापारी के द्वारा या व्यापारी जो कंपनी है, कंपनी के द्वारा अगर कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार किया गया है, वित्तीय विवरण तैयार किया गया है, तो वास्तविक में वो सही है या नहीं सही है, ये चीज की पता करता है। ऑडिटिंग से ये पता चलता है। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, वाउचर्स आदि को देखकर यह जांचना कि कंपनी का हिसाब किताब सही है या गड़बड़ है। इसके बाद में एग्जाम्पल समझ लेते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। अगर कंपनी कहती है कि उसे 10 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो ऑडिटर उसके बिल्स चेक करेगा, उसके सेल्स रिकॉर्ड चेक करेगा, उसके परचेज चेक करेगा, उसके वाउचर्स चेक करेगा और इन सभी को चेक करके वेरीफाई करेगा कि सच में प्रॉफिट हुआ भी है या कंपनी अपना इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, कंपनी अपनी कंपनी में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए सिर्फ ये बात फेंक रही है कि हाँ भाई उसको प्रॉफिट हुआ है। तो ये चीज का क्या करेगा, वेरीफाई करेगा, फिर इसके बाद में रिपोर्ट जारी करेगा। अगर प्रॉफिट हुआ होगा तो उस रिपोर्ट में दिखा देगा कि भाई प्रॉफिट हुआ है, अगर प्रॉफिट नहीं हुआ होगा तो रिपोर्ट में क्या दिखाएगा कि प्रॉफिट नहीं हुआ है। क्यों दिखाएगा, क्योंकि उसे सत्यता का सिद्धांत अपनाना है, जो कि अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। ऑडिटिंग के जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद में एक व्यक्ति हुए हैं जे आर बॉटली बॉय। इनके अनुसार क्या कहा गया है, अंकेक्षण वह प्रोसेस है जिसमें खातों और प्रमाणों की मदद से यह जांच की जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ढंग से तैयार हुए हैं या नहीं तैयार हुए हैं। तो अंकेक्षण की मदद से क्या जांच की जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही ढंग से तैयार हुए हैं या सही ढंग से तैयार नहीं हुए हैं, ये चीज की चेकिंग की जाती है, जांच की जाती है। एग्जाम्पल, ऑडिटर जांचेगा कि बैलेंस शीट में जो एसेट्स दिखाया गया है वह वास्तव में मौजूद है या नहीं मौजूद है, कि सिर्फ ऐसे ही एसेट दिखा दिया गया है कि हाँ ये चीज मौजूद है, ये चीज की चेकिंग करेगा। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से। अगर कंपनी ने दिखाया है कि उनके कंपनी अकाउंट में कैश है, कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए का कैश है, तो ऑडिटर बैंक से क्या करेगा, कंफर्मेशन लेटर मंगवाएगा कि भाई कंफर्मेशन लेटर से पता करेगा कि वास्तविक में कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए का कैश है या नहीं है, तो ये चीज चेक करेगा। इसके बाद में M. L. सैंडली के अनुसार क्या परिभाषा दी गई है, अंकेक्षण का अर्थ है किसी संस्था के वित्तीय लेन देन का स्वतंत्र रूप से परीक्षण, ताकि संस्था की आर्थिक स्थिति का सही अध्ययन किया जा सके। सरल शब्दों में, ऑडिटिंग ऐसी प्रक्रिया है जो किसी भी कंपनी या संस्था की फाइनेंशियल हेल्थ का सच्चा और निष्पक्ष चित्र सामने लाती है। कैसा चित्र सामने लाती है, सच्चा और निष्पक्ष चित्र सामने लाती है। इसके बाद में एक संस्थान है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसने क्या अंकेक्षण की परिभाषा दी है, इसने बताया है अंकेक्षण एक स्वतंत्र जांच है, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, जिसमें किसी व्यवसाय के वित्तीय विवरण यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, खातों यानी अकाउंट्स और रिपोर्टों की जांच की जाती है, ताकि यह निश्चित किया जा सके कि वे सही हैं और नियमों के अनुसार हैं। तो इन चीज की जांच की जाती है। इसके बाद में इसको एग्जाम्पल समझते हैं कि ICAI के अनुसार एक क्वालिफाइड एडिटर को कंपनी के अकाउंट्स चेक करने होते हैं और फिर यह एक ऑडिट रिपोर्ट बनानी होती है जिसमें वह अपनी राय देता है, खाते सही हैं या फिर सही नहीं हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। अंकेक्षण की उत्पत्ति एवं विकास कैसे हुआ है। तो अंकेक्षण की उत्पत्ति की बात करें तो अंकेक्षण की जो उत्पत्ति होती है या फिर हम इसका विकास कह लें, तो इसका विकास जो है वो बहुत ही लंबे समय से, लंबे टाइम पीरियड से हुआ है। जैसे कि मैंने आपको अकाउंटिंग में जब बताया था, तो अकाउंटिंग में मैंने आपको एक चीज बताई थी 1494 में। आप लोग कमेंट में बताइए किस वैज्ञानिक के, या फिर हम कह सकते हैं कमेंट में आप लोग ये बताइए कि लूका पेशियोली की कौन सी पुस्तक है जो 1494 में प्रकाशित हुई थी और उसमें अकाउंटिंग के बारे में बताया गया था। साथ ही साथ में इन्होंने, लूका पेशियोली ने क्या किसके बारे में चर्चा की थी, लूका पेशियोली ने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी बताया था। किसके बारे में बताया था, डबल एंट्री सिस्टम।
डबल एंट्री सिस्टम के बारे में भी बताया था लूका पेसियोली ने। तो 1494 का 1494 से पहले का समय जो था, उस समय रोम, इजिप्ट और ग्रीस जैसी सभ्यताओं में भी अकाउंट्स रखे जाते थे, लेकिन फॉर्मल ऑडिटिंग सिस्टम नहीं था। कैसा ऑडिटिंग सिस्टम नहीं था? फॉर्मल ऑडिटिंग सिस्टम नहीं था। लोग बस सुनकर जांच करते थे। और यह जो ऑडियर से बना है शब्द कौन सा? ऑडिट। इसके बारे में तो हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लोग बस कैसे जांच करते थे? लोग बस सुनकर जांच कर लेते थे, मतलब सुनते थे और जांच करते थे। इसके बाद में देखेंगे 1494 से 1914 तक के समय को देखेंगे। लूका पेसियोली ने डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत की थी। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? इसके बारे में हमने बताया था कि जो भी हमारे ट्रांजैक्शन हैं, जो भी हमारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, वो किस प्रकार से होते हैं? 1 मिनट का समय दीजिएगा। जो भी हमारे ट्रांजैक्शन है, ये दो तरीके से होते हैं। एक तो क्रेडिट, क्रेडिट, और दूसरा कैसे? डेबिट। एक क्रेडिट और दूसरा डेबिट। तो दो तरीके से होते हैं, एक क्रेडिट होता है, दूसरा कैसा होता है? डेबिट होता है। ये दो तरीके से ट्रांजैक्शन होते हैं। अब इसके बाद में, क्योंकि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, 1 मिनट रुकिए। इसकी पिन चेंज करनी है। हाँ जी, आप सही लिखेगा। 1 मिनट का समय दीजिए। इसके जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, तो ट्रांजैक्शन कितने में होते हैं? ट्रांजैक्शन के दो पहलू होते हैं। एक तो होता है क्रेडिट का, दूसरा क्या होता है? डेबिट का पहलू होता है। तो इसके दो पहलू होते हैं, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया? इसीलिए इसको डबल एंट्री सिस्टम बोला गया। क्या बोला गया? इसलिए इसको इसको डबल एंट्री सिस्टम बोला गया है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में बड़े बड़े कारखाने खुले। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसके बाद में बड़े बड़े कारखाने खुले। इससे ऑडिटिंग की जरूरत बढ़ गई, क्योंकि व्यापारियों को कैसी जांच चाहिए थी? इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत थी। व्यापारियों को किस प्रकार की जांच की जरूरत थी? व्यापारियों को इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत थी। तो इसीलिए क्या हो गए? बड़े बड़े, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में कारखाने खुलने लगे। और जब कारखाने खुल गए, तो कारखाने खुलने के बाद में ऑडिटर की जरूरत पड़ने लगी। ऑडिटर की जरूरत इसलिए पड़ने लगी क्योंकि जब कारखाने होंगे तो कारखाने में सारी चीजों की देखभाल करनी होगी कि क्या क्या स्टॉक बचा है, क्या स्टॉक रह गया है, कितना बाकी है। तो इन सभी चीजों की देखभाल करनी होती थी। तो इसीलिए ऑडिटर की बढ़ी, क्योंकि व्यापारियों को, अब एक व्यापारी अपने सभी कामों को नहीं देख सकता है, वो ऑडिटिंग नहीं कर सकता, अपने हिसाब किताब को नहीं देख सकता है। इसके बाद में 1914 से 1949 तक भारत में क्या होता है? 1914 के इंडियन कंपनीज एक्ट में पहली बार ऑडिटर को लीगल स्टेटस दिया गया। क्या दिया गया? पहली बार ऑडिटर को लीगल स्टेटस दिया गया। इसके बाद में एक और होता है, जीडीए की शुरुआत की गई। किसकी शुरुआत की जाती है? जीडीए की शुरुआत की जाती है, यानी गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी की शुरुआत की जाती है। इससे क्या होता था? क्वालिफाइड एडिटर्स की नियुक्ति होने लगी। कैसी नियुक्ति होने लगी? क्वालिफाइड एडिटर, जो मतलब पढ़े लिखे, एक अच्छे क्वालिफाइड होते थे, अच्छे एडिटर होते थे, उनकी नियुक्ति होने लगी, जो अच्छे ऑडिटर होते थे।
और 1932 में रजिस्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाए गए। 1948 में इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड बना, जिसने आगे चलकर क्या होता है, इसने आईसीएआई की नींव रखी थी। 1948 में जो इंडियन अकाउंटेंसी बोर्ड बना था, आईएबी बना था, इसने ही आगे चलकर किसकी नींव रखी थी, आईसीएआई की नींव रखी थी। 1949 से वर्तमान तक की अगर हम बात करें तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया आईसीएआई की स्थापना होती है। अब ऑडिटर को क्वालिफाइड होना जरूरी है, यानी उसने आईसीएआई से डिग्री मिलनी चाहिए, उसे किससे डिग्री मिलनी चाहिए, आईसीएआई से डिग्री मिली होनी चाहिए। ऑडिटिंग अब हर बड़ी कंपनी में मैंडेटरी हो गया था। ऑडिटिंग जो है वो अब हर बड़ी कंपनी में मैंडेटरी हो गया था। एक बार मैं फिर बताना चाहूंगा, यदि आप कूपन कोड यूज करेंगे शिव, कूपन कोड कौन सा यूज करेंगे, शिव 150, तो आपको 150 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी यह कोर्स मात्र आपको 349 में नहीं, जबकि 299 रुपए में मिल जाएगा। 449 से ये कोर्स 299 रुपए में मिल जाएगा। तो आप लोग कूपन कोड यूज करिएगा शिव 150। इसके बाद में आगे बात करते हैं अंकेक्षण की विशेषताओं के बारे में। अंकेक्षण की विशेषताओं में देखिए, सबसे पहली विशेषता है क्या, कि अंकेक्षण को स्वतंत्र रूप से होना चाहिए। स्वतंत्रता पहली विशेषता क्या है, ऑडिटर को बिना दबाव या प्रभाव के काम करना चाहिए। ऑडिटर किसी के दबाव में आकर, किसी से प्रेशराइज होकर काम ना करे, ना ही तो किसी के प्रभाव में आकर काम करे, बल्कि वो स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, जिससे कि वो जैसा चाहे वैसी रिपोर्ट बना सके, मतलब जो चीज सत्य है वही रिपोर्ट बनाई जा सके। तो वो किसी के जब दबाव में नहीं होगा तो वो सत्यता की परख रखेगा और सत्यता को ही रिपोर्ट में लिखेगा। एग्जाम्पल, अगर ऑडिटर मालिक का रिश्तेदार है और वह जानबूझकर गलती नहीं बताता है तो यह इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं कहलाएगा, क्योंकि जब मालिक का रिश्तेदार है तो वो जानबूझ के गलती नहीं बता रहा है, और जब जानबूझ के गलती नहीं बता रहा है तो वो इंडिपेंडेंट ऑडिट नहीं होगा। इसके बाद में दूसरी विशेषता क्या है, साक्ष्य की। ऑडिटर को हर चीज के लिए प्रमाण, चाहे वो बाउचर, बिल, रिसिप्ट, प्रमाण कैसे होने चाहिए, या तो बाउचर के रूप में, या तो बिल के रूप में, या तो रिसिप्ट के रूप में, या फिर हम इनवॉइस कह सकते हैं, इनवॉइस के रूप में। उसको हर चीज के प्रमाण देखने होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि एक जो पहली ब्रांच है दुकान की, उसमें 40,000 की सेलिंग होती, किसी में 50,000 की होती, किसी में 45,000 की होती, किसी में 55,000 की होती है। तो उसके लिए तो प्रमाण देखना जरूरी है ना, कि इतनी सेलिंग हुई है कि नहीं हुई है, या फिर अगर इससे ज्यादा हुई है तो बाकी के रुपए कहाँ है, बताए इतने जा रहे हैं तो बाकी के रुपए कहाँ है। तो इससे इरर और फ्रॉड देखने में बहुत आसानी होती है, इसीलिए तो ऑडिटिंग कराई जाती है। अगला है नियमों का पालन, फॉलोइंग रूल्स। ऑडिटिंग करते समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स का पालन जरूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए मैंने आपको एक वीडियो बनाया जो कि पेड कोर्सेज में दिया है, वहां से एक क्वेश्चन जरूर फंसता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, यानी जो लेखांकन के मानक हैं। बहुत ही छोटा सा वीडियो है, 25-30 क्वेश्चन भी कराए हैं, और एक आधे घंटे में ही मैंने आपको बताया कि अकाउंटिंग मानक जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, और उससे संबंधित कुछ 25 से 30 क्वेश्चन भी कराए हैं, जिससे आपको याद हो जाए सारी चीजें। तो अकाउंटिंग मानक को आप लोग एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ही आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। एग्जाम वेब टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, वहां से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। साथ ही साथ में आपको और भी बहुत सी चीजें वहां पर मिल जाएंगी, डेली करंट अफेयर्स मिलता है, और छोटे छोटे टॉपिक कराए जाते हैं जिससे आपको याद हो जाए, उन टॉपिक के बारे में आपको जानकारी हासिल हो जाए, और कोई भी अपडेट होती है, न्यूज होती है, वो भी आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। समय सीमा की अगर हम बात करें, टाइम लिमिट की, ऑडिटर को एक निश्चित अवधि में ऑडिट पूरा करना होता है। मतलब जो ऑडिटर होता है, जो अंकेक्षक होता है, उसके लिए एक निश्चित अवधि होती है, उसी निश्चित अवधि के बीच में उसे ऑडिट करना होता है, ऑडिट को पूरा करना होता है, ऑडिटिंग पूरी करनी होती है। रिपोर्टिंग, और ऑडिट के बाद ऑडिटर एक रिपोर्ट बनाता है, जिसमें वह अपनी राय देता है कि खाते सही हैं या सही नहीं है, तो ये चीज की अपनी राय देता है। इसके बाद में आगे देखेंगे, अंकेक्षण के उद्देश्य के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो अंकेक्षण के कौन कौन से उद्देश्य हैं, सबसे पहला हम बात करते हैं मुख्य उद्देश्य की, यानी मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है। खातों और वित्तीय विवरण की सच्चाई और विश्वसनीयता, ट्रुथ एंड फेयरनेस की जांच करना, सच्चाई और विश्वसनीयता की जांच करना। सहायक उद्देश्य इसका क्या है, खातों में फ्रॉड, इरर और ओमिशन या मैनिपुलेशन को पकड़ना, कोई फ्रॉड नहीं हुआ है,
कोई एरर तो नहीं हुआ है, कोई ओमिशन तो नहीं आया, फिर कोई भी मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया है। तो इन सब चीजों को पकड़ना, ये किससे पता चलता है? अंकेक्षण के माध्यम से ही पता चलता है। तो ये उसका सहायक उद्देश्य बन जाता है। सामाजिक उद्देश्य क्या है, यानी सोशल ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव है संगठन के कर्मचारियों को समाज के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करना। अगर कोई कंपनी बोनस, इंश्योरेंस या पीएफ ठीक से नहीं दे रही है, तो ऑडिटिंग में है पता चलता है कि भाई किसको पीएफ नहीं मिल रहा है, किसको बोनस नहीं मिल रहा है, या किसको इंश्योरेंस का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो सामाजिक उद्देश्य यही कहता है कि इनके प्रति समाज के प्रति जवाबदेही होना, और जब जवाबदेही होगा तो वो क्या करेगा? समाज के सामने ये रिपोर्ट पेश करेगा, और इसके बाद में जो उसमें कर्मचारी कार्य कर रहे होंगे उन कर्मचारियों को हक दिलाएगा उनका। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? किसी विशेष कारण से की जाने वाली जांच, जैसे इनकम टैक्स ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, ये सब विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बात करते हैं अंकेक्षण के प्रकार एवं वर्गीकरण के बारे में। ऑडिटिंग के दो मुख्य आधारों पर ऑडिटिंग के जो प्रकार हैं वो दो मुख्य आधारों पर बांटे गए हैं। पहला आधार है व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार। व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार, इसमें देखिए क्या होता है, यानी किस प्रकार के संगठन का ऑडिट हो रहा है। जैसे किसी कंपनी का ऑडिट हो रहा है, किसी ट्रस्ट का ऑडिट हो रहा है, या सरकार का, या किसी प्राइवेट संस्था का ऑडिट हो रहा है, तो इसके बारे में ये यहाँ पर बताया जाता है। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो कौन सा है? वैधानिक अंकेक्षण, जिसे हम स्टैट्यूटरी ऑडिटिंग बोलते हैं। जो ऐसा ऑडिटिंग होता है, जो ऐसा अंकेक्षण होता है जो कानून यानी लॉ के अनुसार अनिवार्य होता है, यानी जो कानून के अनुसार अंकेक्षण अनिवार्य होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैधानिक अंकेक्षण बोलते हैं। यानी जिस संस्था के लिए किसी एक्ट या रूल में लिखा गया है कि ऑडिटिंग जरूरी है, किसी एक पर्टिकुलर संस्था के लिए किसी रूल बुक में या उसमें लिखा गया है कि भाई ऑडिटिंग जरूरी है, तो ऐसे में क्या देखा गया है? तो उस प्रकार की ऑडिटिंग को वैधानिक अंकेक्षण कहा गया है। कैसा अंकेक्षण कहा गया है? वैधानिक अंकेक्षण कहा गया है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कुछ कंपनी है, इनके लिए कौन सा है? अगर कोई कंपनी है तो कंपनी के लिए कंपनी एक्ट 1956 में, जो अब वर्तमान में 2013 का एक्ट है, इसमें ये लिखा गया है कि भाई ऑडिटिंग जरूरी है कंपनियों के लिए। कुछ कंपनियों के लिए ऑडिटिंग जरूरी है, जो कि कंपनी एक्ट 90, जितनी भी कंपनी 1956 के कंपनी एक्ट के तहत स्टेबलाइज हुई है, स्थापित की गई हैं, उनके लिए उन कंपनियों का ऑडिटिंग जरूरी है। इसके बाद में जो बैंक हैं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत स्थापित की गई हैं, उनका भी क्या होगा? उनका भी ऑडिटिंग होगी। ट्रस्ट, जो पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत स्थापित हुए हैं, तो उनकी भी ऑडिटिंग होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत स्थापित की गई हैं, तो इनके लिए भी ऑडिटिंग होना आवश्यक है, या कंपलसरी हम कह सकते हैं। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ऑडिट जो है वो कौन करेगा? एक क्वालिफाइड ऑडिटर ही करेगा। मतलब अगर जो सीए होगा वही क्या करेगा? वही ऑडिट करेगा। ऑडिट जो है वो एक क्वालिफाइड ऑडिटर ही करेगा। इसके बाद में रिपोर्ट रजिस्ट्रार या गवर्नमेंट को भेजनी होती है, हर साल कंपलसरी होता है ये। ऑडिट जो है वो कैसा होता है? हर साल कंपलसरी होता है। अब जैसे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम वेब इंडस्ट्रीज है, यह एक कंपनी है, और कानून कहता है कि हर कंपनी को अपने अकाउंट्स बुक का एनुअल ऑडिट कराना है, इसलिए यह स्टैट्यूटरी ऑडिट कहलाएगा। मतलब सरकार क्या कह रही, कानून क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी का एनुअल ऑडिट कराना आवश्यक है, उसको एनुअल ऑडिट कराना ही होगा, क्योंकि वो सरकार का मानना है या कानून का मानना है। अब हम बात करते हैं निजी अंकेक्षण की। निजी अंकेक्षण क्या होता है? जब कोई संस्था या व्यक्ति स्वेच्छा से अपने खातों की जांच कराता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार अपने खातों की जांच कराता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम निजी अंकेक्षण बोलते हैं। यानी कानून ने नहीं कहा ऐसा कुछ करने को कि आप जांच कराइए, लेकिन वह स्वेच्छा से अपने खुद के सेटिस्फिकेशन के लिए जांच करा रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम प्राइवेट ऑडिटिंग या निजी अंकेक्षण बोलते हैं। जैसे एक छोटी सी दुकान या कोचिंग सेंटर अपने अकाउंट्स की जांच कराए, तो किसी सीए से करवाए, तो ये प्राइवेट ऑडिट कहलाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? धोखाधड़ी या गलती पकड़ना, इंटरनल कंट्रोल सुधारना, ऑनर को बिजनेस की सही स्थिति बताना, ऑनर को बिजनेस की सही स्थिति बताना कि किस स्थिति में बिजनेस रन कर रहा है। एग्जाम्पल जैसे कि एग्जाम वेब कोचिंग सेंटर है, अगर आप खुद से चाहकर अपने खर्च और फीस का ऑडिट कराए, तो ये कैसा हो जाएगा? ये प्राइवेट ऑडिट हो जाएगा। तो ये किस प्रकार का ऑडिट हो जाएगा? ये प्राइवेट ऑडिट हो जाएगा।
सरकारी अंकेक्षण की बात करें, अगर हम गवर्नमेंट ऑडिटिंग की बात करें, तो सरकारी विभाग जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं या मिनिस्ट्री हैं या फिर जो भी सार्वजनिक संस्थाएं हैं, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको ऑडिट जो है वो कौन करेगा, वो कैग करता है। इनका ऑडिट कौन करता है, कैग यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग जो है वो क्या करता है, इनका इन सभी सरकारी विभागों का, मंत्रालयों का, सार्वजनिक संस्थाओं का ऑडिट करता है और अपनी जो रिपोर्ट है वो किसको पेश करता है, वो रिपोर्ट अपने सरकार के सामने समक्ष रखता है। एग्जाम्पल देखिए, रेलवे, रक्षा मंत्रालय, सरकारी विश्वविद्यालय, नगर निगम आदि के जो ऑडिट है वो कौन करेगा, कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया करेगा। और जो कैग है ये, अच्छा यहाँ पर आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा कि कैग अपनी रिपोर्ट किसको पेश करता है, कैग जो है, कैग रिपोर्ट किसको देता है, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा, कैग किसको रिपोर्ट देता है। तो आप लोग जल्दी से बताइए कि अगर देखिए यहाँ पर क्या है, अगर हम बात करें राज्यों के मामलों के लिए है, अगर कोई राज्य के लिए रिपोर्ट बनाई गई है, स्टेट के लिए, स्टेट के लिए, तो कैग जो है वो किसको रिपोर्ट देगा, तो यहां पर बात होगी गवर्नर की। किसको देगा भाई, गवर्नर को देगा। अगर सेंट्रल की बात है, सेंटर की बात है, तो किसको देगा, प्रेसिडेंट को देगा। किसको देगा भाई, प्रेसिडेंट को देगा। अब कैग ने रिपोर्ट दी कि उत्तर रेलवे ने टेंडर के 20 करोड़ की, टेंडर के बिना ही रेलवे ने बिना टेंडर के 20 करोड़ की खरीदारी की, वह गवर्नमेंट ऑडिट का हिस्सा हो जाएगा। अंतरित अंकेक्षण क्या होता है, यह ऑडिट संस्था के अंदर के कर्मचारियों या डिपार्टमेंट द्वारा लगातार किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है, रोजमर्रा के कामों में गलती या धोखाधड़ी जल्दी से पकड़ लेना ही इसका उद्देश्य होता है। अगर हम इसकी विशेषताओं की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, इंटरनल स्टाफ या इंटरनल ऑडिट करता है, इसको ऑडिटर करता है, एक्सटर्नल ऑडिटर इससे मदद लेता है। एग्जाम्पल, बैंक में ब्रांच लेवल इंटरनल ऑडिट हर 3 महीने में होता है ताकि गलत ट्रांजैक्शन को तुरंत ही पकड़ा जा सके। व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखिए कौन कौन से प्रकार होते हैं ऑडिटिंग के, यानी ऑडिट किस तरह से किया जाना चाहिए, रेगुलरली किया जाना चाहिए, ईयरली किया जाना चाहिए या सरप्राइज ऑडिट किया जाना चाहिए, किस प्रकार से ऑडिट करना चाहिए, तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण से ऑडिटिंग यानी अंकेक्षण के प्रकार हैं। जिसमें पहला प्रकार जो आता है वो कौन सा आता है, नियमित अंकेक्षण यानी कॉन्टिन्यूअस ऑडिटिंग। ये क्या होता है, जब ऑडिटर पूरे साल भर बीच बीच में ऑडिट करता रहता है, यानी ऑडिट एक बार नहीं बल्कि कई बार में पूरा होता है, कई कई स्टेज में पूरा होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम नियमित अंकेक्षण बोलते हैं। और इसके फायदे क्या होते हैं, अगर फ्रॉड जिस समय होता है उसी समय पता चल जाता है कि भाई फ्रॉड हुआ है, तो फ्रॉड जल्दी पकड़ लिया जाता है, एरर्स तुरंत सुधारे जा सकते हैं, अगर कोई गलती हो रही है, कोई एरर हो रहे हैं तो वो तुरंत सुधारे जा सकते हैं, फाइनल ऑडिट रिपोर्ट जल्दी तैयार होती है। एग्जाम्पल देखिए, बैंक में ऑडिटर हर महीने या 3 महीने में शाखाओं की जांच करता है और यह कैसा कहलाता है, यह कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहलाता है। यह किस प्रकार से ऑडिट कहलाता है, यह कॉन्टिन्यूअस ऑडिट कहलाता है। वार्षिक अंकेक्षण, एनुअल ऑडिटिंग क्या है, जब ऑडिटर साल में एक बार पूरे वित्त वर्ष का ऑडिट करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम वार्षिक अंकेक्षण बोलते हैं। विशेषताएं इसकी क्या है, ऑडिट पूरे साल के बाद किया जाता है, यह अधिकांश कंपनियों में मैंडेटरी होता है, इस पर आधारित होते हैं फाइनल ऑडिट रिपोर्ट। इसी पर कैसे आधारित होती है, इसी पर फाइनल ऑडिट रिपोर्ट आधारित होती है। एग्जाम्पल, टीसीएस लिमिटेड अपने पूरे वर्ष के अकाउंट्स को ऑडिट करवाती है और इसे ही क्या बोलते हैं, इसे हम एनुअल ऑडिट बोलते हैं, क्योंकि जब पूरे वर्ष भर के अकाउंट्स की ऑडिट कराएगी और इसके बाद में रिपोर्ट जारी होगी और उसी रिपोर्ट में पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा, उसी में हमें सेल्स के बारे में पता चलेगा, उसी में हमें परचेज के बारे में पता चलेगा, उसी में हमें स्टॉक के बारे में पता चलेगा, कितना स्टॉक बना था, कितना बचा है, कितना बिक गया, ये सारी चीजें हमें उसी में पता चलती हैं जो फाइनल रिपोर्ट जारी की जाती है। आंशिक अंकेक्षण क्या होता है,
कि आंशिक अंकेक्षण उसे कहते हैं, यानी पार्शियल ऑडिटिंग उसे कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक मंत्रालय है, अब मंत्रालय में तो कई प्रकार के विभाग होंगे, तो किसी मंत्रालय में किसी पर्टिकुलर एक या एक से अधिक या दो विभागों की अगर ऑडिटिंग कराई जाए, ऑडिट कराया जाए, तो उसे हम आंशिक अंकेक्षण कहते हैं। मतलब जब किसी संस्था के सिर्फ एक भाग या विभाग का ऑडिट कराया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आंशिक अंकेक्षण बोलते हैं। जैसे केवल सैलरी सेक्शन या इन्वेंटरी सेक्शन की जांच कराई जाए तो यह क्या हो जाएगा, पार्शियल ऑडिट हो जाएगा। मतलब कोई कंपनी या संस्था है, उसमें विभिन्न प्रकार के भाग होते होंगे, विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो एक सैलरी दी जा रही है, इन्वेंट्री हो रही है, मशीनरी आ रही है, सेल्स हो रही है और प्रोडक्शन हो रहा है, तो किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन की जांच करा ली जाए कि भाई कितनी सैलरी दी जा रही है कर्मचारियों को, कर्मचारी प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ऑडिटिंग अगर करा ली जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम पार्शियल ऑडिटिंग बोलते हैं। जब और जो फुल ऑडिटिंग क्या होता है, जब पूरे विभागों की, मतलब कंप्लीट जितने भी डिपार्टमेंट है, कंप्लीट डिपार्टमेंट की ऑडिटिंग होती है, तब उसे हम पूर्ण अंकेक्षण बोलते हैं। और यह किया कब जाता है, जब पूरी संस्था का ऑडिट संभव ना हो या किसी खास विभाग पर शक हो, तब ये ऑडिट किया जाता है। जो पार्शियल ऑडिटिंग है वो कब की जाती है, जब पूरी संस्था, बड़ी संस्था है और बड़ी संस्था की ऑडिटिंग तो संभव नहीं है इतनी आसानी से, तो हम क्या करते हैं, उसकी आंशिक ऑडिटिंग करते हैं, या फिर हम ऐसे विभाग की ऑडिटिंग करते हैं जहां पर शक होता है, जिस पर शक होता है कि भाई इसने कुछ ना हेरफेर किया होगा, तो इसीलिए हम उसी पर्टिकुलर विभाग की जांच करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पार्शियल ऑडिटिंग बोलते हैं। अगला कौन सा टाइप है, प्रत्येकिक ऑडिटिंग, जिसे हम बोलते हैं इंटरिम ऑडिटिंग या अंकेक्षण। जब फाइनेंशियल ईयर के बीच में ऑडिट किया जाता है ताकि बीच की स्थिति का पता चल सके कि बीच की स्थिति क्या है, व्यापार की स्थिति बीच में क्या है, किस जगह पर है, कौन से प्लेस पर है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम इंटरिम ऑडिटिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, कंपनी हाफ ईयरली या क्वार्टरली प्रॉफिट जानने के लिए मिड ईयर ऑडिट करवाता है। क्या करता है, हाफ ईयर में मतलब 6 महीने में, या फिर हम कह सकते हैं क्वार्टर में, एक क्वार्टरली में, क्वार्टर ईयर में कितना मतलब प्रॉफिट हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये जानने के लिए अगर ऑडिट कराया जाता है तो उसे हम प्रत्येकिक अंकेक्षण बोलते हैं। आकस्मिक अंकेक्षण यानी सरप्राइज ऑडिटिंग किसे कहते हैं, जब बिना सूचना दिए किसी प्रकार की ऑडिटिंग की जाती है या बिना सूचना दिए अचानक से ऑडिटिंग की जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, आकस्मिक अंकेक्षण बोलते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर धोखाधड़ी या गलत काम जल्दी से जल्दी पकड़ना है तो सरप्राइज ऑडिटिंग कर दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा भाई किसने धोखाधड़ी की है, क्योंकि उसे समझने का मौका ही नहीं मिलेगा सामने वाले को जिसने गलती की होगी। एग्जाम्पल, बैंक में अचानक से ब्रांच ऑडिट हुआ और कैश शॉर्टेज निकली, तो यह कैसा हो जाएगा, ये सरप्राइज ऑडिट हो जाएगा। और जब कैश शॉर्टेज निकली तो पूछा जाएगा भाई कैश गया कहाँ, इसमें रिजर्व इतना होना चाहिए, इतना रिजर्व तो है नहीं, कैश आखिर शॉर्टेज हुई कैसे, तो इससे इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम सरप्राइज ऑडिटिंग बोलते हैं। इसके बाद में अगला है सामाजिक अंकेक्षण। सोशल ऑडिटिंग किसे बोलते हैं, जब किसी संस्था के समाज के प्रति किए गए कार्यों की जांच होती है तो उसे हम सोशल ऑडिटिंग बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं, कंपनी ने कहा कि उसने 10 स्कूलों को दान दिया है, तो ऑडिटिंग में देखा जाएगा कि सच में 10 स्कूलों को दान दिया भी है या ऐसे ही बोल दिया है कि 10 स्कूलों में दान दिया है। तो एग्जाम्पल इसको हम दूसरे तरीके से समझते हैं कि जैसे कि इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांस इसके तहत कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ट्रांसपेरेंसी बनाए रखना। जैसे एग्जांपल टाटा ग्रुप ने सोशल ऑडिटिंग, टाटा ग्रुप का जो है सोशल ऑडिटिंग होती है, तो और इसमें देखा जाता है कि सीएसआर फंड्स सही कामों में लगा है या नहीं हुआ है। मतलब टाटा ग्रुप जो है वो क्या करता है, कई प्रकार के ऐसे फंड देता है जो बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए, या फिर हम कह सकते हैं बहुत से ट्रस्ट को फंड देता है, जो जिनमें ट्रस्ट क्या है, ट्रस्ट तो गरीबों के लिए, या फिर जो अनाथ बच्चे होते हैं या जो बूढ़े वृद्धाश्रम वगैरह जो होते हैं, या फिर जहां पर अनाथ बच्चे वगैरह आते हैं, वो सभी यहाँ पर चेक होते हैं। तो इन सब चीजों से क्या पता चलता है, इन सभी चीजों से पता चलता है कि जब टाटा ग्रुप अपनी ऑडिटिंग कराता है, सोशल ऑडिटिंग कराता है, तो इसमें यह देखा जाता है कि जो उसने जो फंड जारी किया है, यानी जो उसने फंड जारी किया है वो वास्तविक में सही कामों में लगा है, या फिर ऐसे ही फंड जारी कर दिया लेकिन वहां तक तो पहुंच गया लेकिन वो सही कामों में नहीं लगा। अगर उसने फंड जारी किया कि गरीब बच्चों के स्कूल एजुकेशन के लिए फंड जारी किया है, अगर वो देखेगा कि भाई इसमें स्कूल एजुकेशन में लगा भी है या नहीं भी लगा है, तो ये चीजें चेक करेगा।
इसके बाद में चलिए आगे देखते हैं। प्रबंधन अंकेक्षण। प्रबंधन अंकेक्षण मतलब मैनेजमेंट ऑडिटिंग क्या होता है? इसमें कंपनी के मैनेजमेंट सिस्टम, पॉलिसीज, प्लानिंग, परफॉर्मेंस आदि की जांच की जाती है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा। अगर किसी कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऑडिटर मैनेजमेंट ऑडिट करके बताएगा कि कहां पर पॉलिसी गलत है। मतलब एक पॉलिसी भी तो होती है ना कंपनी की, किस पॉलिसी के हिसाब से कंपनी वर्क करेगी जिससे कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो ऑडिटर इस चीज को देखेगा कि भाई पॉलिसी आखिर गलत कहां पर है। इससे क्या पता लगाएगा? इससे वो ये पता लगाएगा कि अगर जहां पर पॉलिसी गलत होगी तो वो बता देगा कि भाई इस जगह पर पॉलिसी गलत है, अगर इस पॉलिसी को चेंज किया जाए, यहाँ पर चेंज किया जाए, यहाँ पर कुछ चेंजमेंट किया जाए, या फिर किसी ना किसी चीज से रिप्लेस किया जाए किसी बिंदुओं से, तो यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे कैसे पता चलता है? जब ऑडिटिंग होता है, मैनेजमेंट ऑडिटिंग होता है, तो उसके माध्यम से ये सारी चीजें पता चलती हैं। इसके बाद में आता है कॉस्ट ऑडिटिंग। कॉस्ट ऑडिटिंग क्या होती है? इसमें कंपनी के प्रोडक्शन कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट आदि की जांच होती है। मतलब मटेरियल कितना आ रहा है, मटेरियल पर कॉस्ट कितनी आ रही है, प्रोडक्शन जो हो रहा है, उत्पादन जो हो रहा है, उस उत्पाद पर कितनी कॉस्ट आ रही है, लेबर जो वर्क कर रहे हैं उन लेबर पर कितना खर्च आ रहा है, मतलब कितनी कितनी सैलरी देनी पड़ रही है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम कॉस्ट ऑडिटिंग बोलते हैं, यानी लागत अंकेक्षण बोलते हैं। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने कहा है कि सीमेंट कंपनी अपने कॉस्ट रिकॉर्ड दिखाए, तो यह कॉस्ट ऑडिट कहलाता है। अब गवर्नमेंट ने क्यों कहा ऐसे कि सीमेंट दिन प्रतिदिन महंगा होता जा रहा था, तो उनके मूल्यों को स्थिर रखने के लिए, उनके मूल्यों को एक समान रखने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा महंगाई ना हो पाए, तो उनके मूल्यों को समान रखने के लिए गवर्नमेंट ने ये कदम उठाया और कॉस्ट ऑडिटिंग की मांग कर ली कि भाई कॉस्ट ऑडिटिंग दिखाओ, जितनी कॉस्ट आ रही है उसी हिसाब से आप अपने मूल्यों को रख सकते हैं। अगर कॉस्ट कम आ रही है तो मूल्यों को कम रखिए, ऐसा नहीं कॉस्ट कम आ रही है लेकिन मूल्य बढ़ाए जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन मूल्यों का ग्राफ जो है वो ऊपर होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत पता चलती हैं? लागत अंकेक्षण के अंतर्गत पता चलती हैं। एक आता है संपूर्ण अंकेक्षण, जिसे हम कंप्लीट ऑडिटिंग बोलते हैं। कंपनी के पूरे वित्तीय और प्रबंधन रिकॉर्ड को डिटेल ऑडिट करना। इसमें हर विभाग का, हर अकाउंट का, हर एक चीज का चेकिंग होती है, हर एक चीज की चेकिंग की जाती है। जैसे जब कोई कंपनी मर्जर या टेक ओवर के लिए तैयार हो रही होती है तो अब उसका फुल ऑडिट किया जाता है। मतलब अगर कोई एक कंपनी है दूसरी कंपनी में मर्ज होने वाली है, या फिर हम कह सकते हैं एक कंपनी है दूसरे कंपनी को टेक ओवर करने वाली होती है, तो जो जो टेक ओवर करने वाली होती है या फिर जिसमें मर्ज हो रही होती है, वो क्या करता है, सामने वाली कंपनी का कंप्लीट ऑडिटिंग करता है, कंप्लीट ऑडिटिंग चेक करता है कि भाई कंपनी आखिर लॉस में तो, बहुत ज्यादा लॉस में तो नहीं है, जिस इतना लॉस में ना हो कि उसको रिकवर करने के चक्कर में जो पहली कंपनी है उसको भी लॉस हो जाए। तो ये सारी चीजें चेक करने के लिए कंप्लीट ऑडिटिंग की जाती है कि सैलरी कितनी जा रही है, प्रोडक्शन कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी हो रही है, मतलब हर प्रकार की उसमें ऑडिटिंग की जाती है। जितने भी मैंने आपको व्यवहारिक यानी प्रैक्टिकल ऑडिटिंग बताई है, वो सारी ऑडिटिंग इसमें की जाती है। जब कंपनी का मर्जर होना होता है, जब कंपनी किसी दूसरे के हाथों में टेक ओवर होनी होती है, या फिर कोई टेक ओवर करता है, तब इसमें कंप्लीट ऑडिटिंग होती है। हर एक चीज की, छोटी से छोटी चीज की अंकेक्षण होता है, छोटी से छोटी चीज का अंकेक्षण होता है इसमें। इसके बाद में पहला जो पार्ट है वो यहीं पर समाप्त होता है। और इसके बाद में एक सूचना और देना चाहूंगा, यदि आप लोगों ने अभी भी कोर्स नहीं परचेज किया है तो जल्दी कोर्स परचेज कर लीजिए। ऑफर कुछ ही लोगों के लिए बचा हुआ है। कूपन कोड जब आप यूज करेंगे सिर्फ 150, तो आपको 150 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा, और यह कोर्स मात्र आपको 299 रुपए में मिलने वाला है। 449 की जगह ये कोर्स कितने का मिलेगा? मात्र 299 रुपए में ये कोर्स मिलने वाला है, तो जल्दी से इसको परचेज करिए। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के सिद्धांतों के बारे में। अगर हम अंकेक्षण के सिद्धांतों के बारे में बात करें, अंकेक्षण के सिद्धांत से अंकेक्षण के उद्देश्यों का ज्ञान होता है, जिनकी प्राप्ति के लिए वे प्रतिपादित किए गए हैं। अंकेक्षक को सिद्धांत की जानकारी के साथ साथ उन प्रक्रियाओं तथा प्रविधियों से भली भांति परिचित होना चाहिए, जिनके अपनाने से वह लेखों की जांच का कार्य सरलता पूर्वक संपन्न कर सकता है। अंकेक्षण के सिद्धांत देखिए, चार प्रकार के सिद्धांत हैं। कौन कौन से? एक तो है सत्यता का सिद्धांत, एक है स्वतंत्रता का सिद्धांत, और तीसरा है कौन सा? प्रकटता का सिद्धांत, चौथा है भौतिकता का सिद्धांत। इनके बारे में भी हम डिटेल से भी जानेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सत्यता के सिद्धांत की। तो सत्यता का सिद्धांत क्या कहता है? सत्यता का सिद्धांत कहता है
कि सत्य से आशय क्या होता है कि कंपनी के अंदर जितने भी सभी खाते हैं वे पूर्ण रूप से अधिनियम के अनुरूप बने हैं और अंकेक्षक द्वारा भली प्रकार से सत्यापित किया गया है कि कंपनी के सभी लेन देन व संपत्तियों का दायित्व ठीक है। तो ये सारी चीजों से किससे पता चलती हैं? सत्यता से पता चलती हैं। चलिए यहाँ से आपको थोड़ा सा ये किताबी लैंग्वेज एक तरीके से कह सकते हैं, या फिर जो एग्जाम में पूछी जाती है वो कह सकते हैं। इसको आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। सत्यता का सिद्धांत देखिए क्या कहता है, कंपनी के जो सभी खाते हैं वो सही नियमों से बने हैं या सही नियमों से बने हैं या नहीं बने हैं। तो ये सारी चीजें, या फिर सही जानकारी दे रहे हैं इस कंपनी के सभी खाते, तो ये सब किस पर डिपेंड करते हैं? सत्यता के सिद्धांत पर डिपेंड करते हैं। मतलब इसका एग्जाम्पल समझते हैं कि अगर कंपनी की कैश बुक में 50,000 दिख रहा है, कंपनी की कैश बुक में कितना दिख रहा है? 50,000 दिख रहा है, तो ये ऑडिटर चेक करेगा कि बैंक में वाकई उतना पैसा है भी या ऐसे ही बोल दिया गया है। अगर उतना पैसा होगा तो वो अपने सत्यता को सिद्धांत को अपनाएगा ऑडिटर, और उसमें बता देगा कि हाँ पैसा है, और अगर नहीं है तब भी वो अपने सत्यता को सिद्धांत को अपनाएगा और बताएगा कि इसमें पैसा नहीं है, इन्होंने ऐसे ही फेंक दिया है, ऐसे ही बता दिया है। तो ये चीज क्या है? सत्यता के सिद्धांत के अंतर्गत आती है। सत्यता का सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं स्वतंत्रता के सिद्धांत की। ऑडिटर को किसी के भी दबाव में नहीं आना है, बिना किसी के दबाव में आकर जो भी उसका निर्णय है वो बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए, सत्य और निष्पक्ष होना चाहिए। तो ये क्या कहलाता है? ये स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाता है। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर जो है वो कंपनी के मालिक का रिश्तेदार है, तो मालिक के जो मालिक का रिश्तेदार है तो मालिक ने कहा भाई ऐसा ऐसा कर दो, ऐसी ऐसी रिपोर्ट बना दो, जो लॉस हुआ है वो लॉस को ना दिखाकर ये बता दो कि कंपनी मतलब लेवल पर चल रही है, ना ही तो लॉस हुआ ना ही तो ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, जिससे कि क्या हो जाए, जिससे कि इन्वेस्टर्स आकर उन पर इन्वेस्ट करें। लेकिन अगर ऑडिटर है, ऑडिटर क्या है, उसको एक सामाजिक समाज भी देखना है, समाज के प्रति वो जवाबदेही होता है। अगर समाज के प्रति जवाबदेही है तो समाज के प्रति जवाबदेही होने का उसका कर्तव्य ये बनता है कि वो अपने स्वतंत्र रूप से रिपोर्ट जारी करे और उस रिपोर्ट में बनाए, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दिखाए, अगर कंपनी को लॉस हुआ तो वो लॉस दिखाए। तो ये स्वतंत्रता का सिद्धांत कहलाता है। अगर कंपनी का मालिक कहे कि लॉस को नहीं दिखाना है तो ऑडिटर को भी फिर भी सही रिपोर्ट बनानी चाहिए, बिल्कुल सच्चाई के साथ में, और उसको लॉस दिखाना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं प्रकटता के सिद्धांत के बारे में। देखिए प्रकटता का सिद्धांत क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जितने भी हमारी फाइनेंशियल डिटेल हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई जानी चाहिए। जो भी फाइनेंशियल डिटेल हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन हैं, जितने भी जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो कैसे दिखाए जाने चाहिए? वो बिल्कुल अच्छे रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। सिर्फ वही चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये तो चलिए भौतिकता के सिद्धांत में आ जाता है। मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सभी इसमें दिखाए जाने चाहिए। अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है, मतलब अगर कंपनी ने किसी को लोन दिया है या कंपनी के ऑनर ने उसमें से रुपए निकाले हैं कंपनी अकाउंट से, तो वो सारी चीजें उस रिपोर्ट में दिखी होनी चाहिए, लिखी होनी चाहिए, दिखाई देनी चाहिए कि भाई इतना इतना यहाँ पर ट्रांजेक्शन हुए हैं। मतलब हर प्रकार के ट्रांजेक्शन को दिखाई देना जरूरी है। इसके बाद में अगला सिद्धांत कौन सा आता है? भौतिकता का सिद्धांत। भौतिकता का सिद्धांत क्या कहता है कि हर छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना जरूरी नहीं है, लेकिन हर एक बड़ी चीज पर ध्यान देना जरूरी है। मतलब कोई छोटी चीज अगर मिस हो रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई बड़ी चीज मिस हो रही है तो उससे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं इसका। अगर आप किसी दुकान दुकान से, एक कंपनी का मालिक है वो क्या कर रहा है, 50 रुपए का क्या मंगा रहा है भाई, किसी स्टेशनरी से स्टेशनरी का सामान मंगा रहा है, किसी दुकान से स्टेशनरी का सामान मंगा रहा है, और बाई चांस उसको लिखना भूल गया है, उसको रिपोर्ट में लिखना भूल गया। लेकिन अगर उसका तो कोई बात नहीं, अगर कंपनी का मालिक एक 50 लाख रुपए की मशीन मंगा रहा है और धोखे से ऑडिट रिपोर्ट में उसको लिखना भूल जाता है, ऑडिटर जो है वो रिपोर्ट में उसको लिखना भूल जाता है, तो ये एक बड़ा इफेक्ट डालेगा उस रिपोर्ट में। तो उससे कहीं ना कहीं लॉस दिखेगा या फिर प्रॉफिट दिखेगा। अगर लॉस हो रहा होगा तो उसमें प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट पे आ जाएगा, मतलब लॉस नहीं दिखाएगा। और इससे क्या होगा, इससे कंपनी को फायदा ये हो जाएगा भाई कि उसको इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे, जिससे कि उसकी कंपनी पर लोग इन्वेस्टमेंट करने लगेंगे।
तो ये क्या थे, हमारे अंकेक्षण के सिद्धांत थे, जिनको मैंने बहुत ही डिटेल से आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। बाकी आपको बिल्कुल ऐसी भाषा पढ़नी है जो एग्जाम में आती है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। टेलीग्राम से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। कमेंट पिन में जो पिन कमेंट है उस पर जाकर आपको लिंक दी गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं, एग्जाम वेब ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहां से आपको बहुत से फ्री नोट्स मिल जाएंगे, बहुत से टेस्ट भी दिए गए हैं, टेस्ट भी मिल जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, एक नोट दिया गया, क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि अंकेक्षक यानी ऑडिटर को कंपनी से हटाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले एक विशेष नोटिस देना होगा। अगर किसी ऑडिटर को कंपनी से हटाया जाता है तो उसे 14 दिन, कम से कम 14 दिन पहले क्या देना होगा, एक नोटिस देना होगा कि आपको कंपनी से हटाया जा रहा है। तो ये एक नोटिस देना होता है। आगे देखते हैं क्या है बात। अंकेक्षण की प्रविधियां, अंकेक्षण की कौन कौन सी प्रविधियां हैं, इनके बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए, तो अंकेक्षण की अगर प्रविधियों के बारे में बात करें तो कितनी प्रविधियां हैं, 10 प्रविधियां हैं, जिसमें हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। पहली तो है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन, भौतिक गणना फिजिकल क्वांटिटी। इसके बाद में परीक्षण जांच, नैतिक जांच जिसे रूटीन चेकअप भी कहते हैं, चेकिंग कहते हैं, मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच, पूछताछ, प्रमाणन, गहन जांच, संबंधित सूचना से मद का सह संबंधक स्थापित करना, और अंतिम चरण में या फिर 10वें नंबर पर आता है संपुष्टिकरण, या फिर हम इसे कह सकते हैं कंफर्मेशन। पहला समझते हैं भौतिक सत्यापन। भौतिक सत्यापन क्या होता है, भौतिक सत्यापन के द्वारा स्वयं के निरीक्षण से लेखा पुस्तकों में लिखी गई मदों की जांच की जा सकती है। क्या जांच की जा सकती है, स्वयं के निरीक्षण से लेखा पुस्तकों में लिखी गई मदों, मदों मतलब क्या होता है, जो भी यहाँ पर रिपोर्ट में जो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं उन पॉइंट्स की स्वयं से जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन यानी खुद जाकर देखना कि जो पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं या फिर जो सामान या स्टॉक बताया गया है वो वास्तविक में मौजूद है भी या नहीं है। एक बार हम इसको आसान भाषा में समझते हैं, फिर इसके बाद में हम इसको पढ़ेंगे कि कौन कौन से भौतिक सत्यापन क्या, भौतिक सत्यापन क्या है, भौतिक गणना क्या है, परीक्षण जांच क्या है, नैतिक जांच क्या है, मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच क्या होती है। तो इनको हम देखेंगे। पहले हम एक बार इनको आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं, अपनी जो डेली लैंग्वेज है उसमें समझने का प्रयास करते हैं। तो भौतिक सत्यापन का मतलब क्या बताया है कि खुद जाकर देखना कि सामान मौजूद है या नहीं है, मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन करना। एग्जाम्पल समझते हैं, ऑडिटर वेयर हाउस जाकर चेक करता है कि वास्तविक में जो स्टॉक बताया गया है वो स्टॉक उतना अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल है। तो ये खुद जाकर वहां पर चेक करता है, बल्कि किसी के बताने के अनुसार, किसी के कहने के अनुसार नहीं मानता है, बल्कि वह खुद जाकर यानी फिजिकल वेरिफिकेशन करता है, खुद से जाकर वेरीफाई करता है सारी चीजें। इसके बाद आता है भौतिक गणना यानी फिजिकल काउंटिंग। फिजिकल काउंटिंग किसे कहते हैं, मतलब अगर जो संभव हो सकती हैं उन चीजों की गिनती करना। अब जैसे बताया गया स्टॉक अवेलेबल है, कितना स्टॉक अवेलेबल है कि बताया गया मान लो 100 का स्टॉक अवेलेबल है, तो 100 तक की तो काउंटिंग की जा सकती है। अब जो 100 बॉक्स देखे जाएंगे कि भाई इन 100 बॉक्स जो वेयर हाउस है, वेयर हाउस में वो 100 बॉक्स अवेलेबल हैं भी या नहीं अवेलेबल है, तो इनकी क्या होगी, भौतिक गणना होगी। मतलब जो ऑडिटर होगा वो खुद जाकर क्या करेगा, इनकी भौतिक गणना करेगा, फिजिकल काउंटिंग करेगा। परीक्षण जांच यानी टेस्ट चेकिंग क्या होता है, मतलब इसमें ये होता है कि जरूरी नहीं है कि जितनी भी एंट्रीज करी गई हैं, जितने भी मद लिखे गए हैं, जितनी भी एंटिटी या एंट्रीज करी गई हैं, उन सभी एंट्रीज की जांच करना। सपोज करिए कि कितनी 10,000 एंट्रीज कर दी गई या मान लेते 100 एंट्रीज कर दी गई हैं। अब उन 100 एंट्रीज को चेक करना जरूरी नहीं है, इनमें से अगर 15 या 20 एंट्रीज भी चेक हो जाती हैं तब भी इससे क्या आइडिया लग जाएगा कि हाँ रिपोर्ट सही तैयार की गई है, या फिर जो भी बातें बताई गई वो बिल्कुल सही बताई गई हैं। तो ये क्या हो जाती है, ये हो जाती है परीक्षण जांच। अब हम बात करते हैं नैतिक जांच यानी जो रूटीन चेकिंग होती है वो क्या होती है, जो रोजाना या रेगुलर की एंट्रीज होती हैं इनको चेक करना ही क्या कहलाता है, रूटीन चेकिंग कहलाता है। जैसे कि डेली अगर कैश बुक में रुपए जितने डाले जा रहे हैं, कैश बुक में जितने भी रुपए अवेलेबल हैं या जितने वहां से रुपए निकाले जा रहे हैं, तो इनका क्या है, रोजाना चेकिंग होगी, रोजाना इनका जांच किया जाएगा कि कितने रुपए निकाले गए, कितने रुपए डाले गए, या फिर कितनी सेलिंग हुई और कितने कितने प्रोडक्ट बनकर तैयार हुए, सप्लाई कितने हुए, डिमांड कितनी की थी, ये सारी चीजें चेक की जाती हैं इससे।
नैतिक जांच से, डेली रूटीन या फिर रूटीन चेकिंग से ये चेक किया जाता है। इसके बाद में अगला पॉइंट है मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच। संलेखों मतलब क्या होता है, जो मूल प्रपत्र हम कह सकते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। संलेख मतलब क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स। संलेख मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उन्हीं को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, संलेख बोलते हैं। याद रखिएगा, कॉन्ट्रैक्ट की हिंदी क्या है, संलेख है। मूल प्रपत्रों और संलेखों की जांच, यानी जितने भी, अगर बताया गया है कि भाई इतने इतने की सेलिंग हुई है, मतलब जो भी एक अमाउंट बताया जाएगा 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी अमाउंट बताएगा कितने की सेलिंग हुई है, तो क्या इतने बताने मात्र से मान लिया जाएगा कि भाई इतने की सेलिंग हुई है। सपोज करिए सेलिंग ज्यादा की हुई होगी, 1.5 लाख की हुई होगी, बताया जा रहा है 1 लाख रुपए, तो 50,000 तो वो गोल कर जाएगा जो कैशियर होगा। तो उसके लिए क्या होगा, ऑडिटर क्या करेगा, वो उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को जांचेगा कि वास्तविक में इतनी ही सेलिंग हुई है कि ज्यादा की सेलिंग हो गई है या फिर कम की सेलिंग हुई है। ऐसा तो नहीं कम की सेलिंग हुई है, बस इन्वेस्टर लाने के लिए कंपनी का मालिक बता रहा है कि इतनी इतनी सेलिंग हो रही है हमारे यहाँ, जिससे कि ऑडिट तैयार हो जाए, ऑडिट रिपोर्ट तैयार हो जाए, और ऑडिट रिपोर्ट तैयार होने के बाद में प्रॉफिट दिख जाए कंपनी में, और कंपनी में जब प्रॉफिट दिखेगा तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है। तो इसमें क्या है, जो ऑडिटर है वो क्या करेगा, मूल प्रपत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की जांच करेगा। इसके बाद में पूछताछ। पूछताछ क्या है, देखिए, कर्मचारियों से अगर कोई भी जानकारी ऐसी है जो कर्मचारियों से मिल सकती है, तो उनमें क्या है, कर्मचारियों से पूछताछ करेगा। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई वेयर हाउस या फैक्ट्री है, उसमें 100 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, तो कर्मचारियों को तो पता होगा लगभग 100 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, और ये भी पता होगा कि भाई कितनी सैलरी मिल रही होगी। अब कंपनी का मालिक बता रहा है कि इनको 10,000 सैलरी दे रहे हैं, और जबकि उनको सैलरी दी जा रही है, कितनी दी जा रही है भाई, 5,000 या 8,000 दी जा रही है, और ना ही तो उनको पीएफ दिया जा रहा है, ना ही तो उनको कोई बोनस दिया जा रहा है, ना ही तो उनको कोई इंश्योरेंस हो रहा है, इंश्योरेंस कराया गया है। तो ये सारी चीजों पूछताछ से की जा सकती हैं। और जो ऑडिटर होता है वो समाज के प्रति जवाबदेही होता है, तो वो इन सभी चीजों को देखता है कि जो कर्मचारी हैं उनको ये सब सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं। तो ऑडिटर की ये भी जिम्मेदारी होती है, अगर उसको सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो उनको सुविधाएं दिलाने की कोशिश करना। इसके बाद में प्रमाणन। प्रमाणन का मतलब क्या होता है, बाउचिंग। हर एंट्री के साथ में उसका प्रमाण जरूर चेक करना होता है, कि अगर कोई एंट्री हुई है तो उस एंट्री का क्या प्रमाण है, क्या प्रूफ है, वो जरूर चेक किया जाता है। अगर एंट्री हुई है कि आज आज के दिन, मतलब कोई एक दिन ले लिया जाता है, महीने में 15 तारीख को कितनी सेलिंग हो रही है भाई, 1 लाख रुपए की सेलिंग हो रही है, तो उसका कोई प्रमाण अवेलेबल है या नहीं है। अगर अवेलेबल है तो वो जरूर चेक किया जाएगा, और नहीं है तब भी अवेलेबल करा होना चाहिए, जिससे पता तो चले कि वास्तविक में 1 लाख रुपए की सेलिंग हुई है। बाकी तो स्टॉक से तो पता चल ही जाएगा कि कौन कौन सा स्टॉक कितना था और अब कितना रह गया है, तो इससे अंदाजा लग सकता है कि कितनी सेलिंग हुई है या कितनी सेलिंग नहीं हुई है। इसके बाद में हम बात करते हैं गहन जांच की। गहन जांच का मतलब क्या है, कि जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं, जो भी लेन देन हुए हैं, उन हर सभी लेन देन को, उन सभी ट्रांजेक्शन को हर तरीके से डिटेल से एनालिसिस करना, गहन जांच करना, जिससे कि पता लगाया जा सके कि वास्तविक में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुए हैं। अगला है संबंधित सूचना के से मद का सह संबंधक स्थापित करना। मतलब एक एंट्री से दूसरी एंट्री की जानकारी जोड़कर वेरीफाई करना। सपोज करिए एग्जांपल से इसको हम समझते हैं, सेल्स इंक्रीज हुआ, अगर सेल्स बढ़ी है, यहां से देखिए एक एंट्री से दूसरी एंट्रीज में जा रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम सह संबंधक स्थापित कर रहे हैं, एंट्री से दूसरी जानकारी को वेरीफाई कर रहे हैं। अगर कंपनी ने बताया कि भाई सेल्स बढ़ गई है, सेल्स क्या हो गई, बढ़ गई है, सेल्स बढ़ेगी तो इसका मतलब क्या है भाई, स्टॉक जो है वो कम होने चाहिए। स्टॉक कैसे होने चाहिए, कम होने चाहिए, क्योंकि सेल्स तो तभी बढ़ेगी जब स्टॉक ज्यादा से ज्यादा निकलेगा, और जब स्टॉक कम निकलेगा तो सेल्स कम होगी, और स्टॉक ज्यादा निकलेगा तो स्टॉक सेल्स ज्यादा होगी। सपोज करिए कि आप एक दुकानदार हैं और आप एप्पल बेच रहे हैं, क्या बेच रहे हैं, एप्पल बेच रहे हैं, और आपके पास 100 एप्पल अवेलेबल हैं। कितने एप्पल अवेलेबल हैं, 100 एप्पल अवेलेबल हैं। अब आपने क्या, एक एप्पल जो है वो कितने रुपए का, 10 रुपए का है। आपने पहले दिन जो है वो कितने एप्पल बेचे, 10 एप्पल बेचे, तो आप कह रहे हैं कि भाई 100 रुपए की सेलिंग हुई है। तो इससे पता लगाया जा सकता है कि आपने 10 एप्पल बेचे हैं। अगर कह रहा कि अगले दिन हमारी 200 रुपए की सेलिंग हुई है, तो यहाँ पर ये भी तो पता होना चाहिए कि हमारे 100 में कितने एप्पल बिके हैं, 20 एप्पल बिके हैं, तभी तो हमारी 200 रुपए की सेलिंग हो पाई है ना। तो स्टॉक हमारा 20 और कम होना चाहिए। फिर अगले दिन बताया कि अगले दिन हमारी 800 रुपए की सेलिंग हुई है,
तो मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि स्टॉक जो है 80 कम हुए होंगे, तो 20 का ही स्टॉक बचा होगा केवल। तो 20 का स्टॉक बचा, अगर 20 का स्टॉक बचा है तब तो ये बात सही है कि हाँ 800 रुपए की सेलिंग हुई है। अगर 20 का स्टॉक नहीं बचा है तो ये बात गलत हो जाएगी, भाई 800 रुपए की सेलिंग नहीं हुई है। इसके बाद में संपुष्टिकरण, इसे हम क्या बोलते हैं, कंफर्मेशन बोलते हैं। यानी इसमें क्या होता है, बाहर के लोगों से कंफर्मेशन लेटर मंगाया जाता है। जैसे कि कंपनी ने बताया कि कंपनी के बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए का एसेट है। अगर कंपनी ने ये बात बताई है तो ऑडिटर क्या करेगा, बैंक के कैशियर से या बैंक के मैनेजर से ये बात बोलेगा कि भाई जरा एक बार कंफर्मेशन लेटर भेजिए कि फलानी कंपनी के अकाउंट में क्या 50,000 रुपए का एसेट या 50,000 रुपए का कैश अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, या फिर ऐसे ही बोला जा रहा है। अगर अवेलेबल होगा तो रिपोर्ट में लिख देगा भाई अवेलेबल है, अगर अवेलेबल नहीं होगा तो रिपोर्ट में क्या लिखेगा, अवेलेबल नहीं है। तो ये सारी चीजें थी जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। जितने भी मैंने आपको जितनी भी ये प्रविधियां बताई हैं वो आप लोग डिटेल से एक बार पढ़िएगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं अंकेक्षण विधि की, यानी प्रोसीजर ऑफ ऑडिटिंग की बात करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहला जो प्रयोग होता है, ये प्रोसीजर होता है, वो क्या होता है, चिन्हों का प्रयोग करना। अंकेक्षक को हिसाब किताब की जांच करते समय विशेष प्रकार से भिन्न भिन्न चिन्हों का प्रयोग करना चाहिए। और नैतिक जांच क्या होता है, जिसे हम रूटीन चेकिंग बोलते हैं। व्यापारिक संस्था का आकार अथवा उसका संगठन या स्वभाव कैसा भी हो, कुछ पुस्तकें तथा लेखों की संस्था रखती है जिनकी जांच नैतिक जांच कहलाती है। परीक्षण जांच या चयनित सत्यापन, टेस्ट चेकिंग या सिलेक्शन वेरिफिकेशन, सेलेक्टिव वेरिफिकेशन। सड़क कार्यों को, मतलब जितने भी कार्य हैं, सड़क कार्य करने, अंधक प्राय सभी खातों तथा लेखों को पूर्ण तथा विस्तृत जांच नहीं करते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि जितने भी, यहाँ पर इस लाइन को आप मत समझिए, इसको देखिए कि जितने भी कार्य हैं, जरूरी नहीं अगर 100 एंट्रीज हुई है तो 100 के 100 एंट्रीज को चेक किया जा सके, 100 की 100 एंट्रीज को चेक किया जा सके, ऐसा जरूरी नहीं है। तो 100 एंट्रीज को ना चेक करके 20 से 25 एंट्री भी चेक की जा सकती हैं। कितनी, 20 से 25, जिससे कि क्या हो जाएगा, 20 से 25 एंट्रीज से ये आइडिया लग जाएगा कि वास्तविक में सही है या नहीं सही है। इसके बाद में प्रथम तथा अंतिम महीने में की गई प्रविष्टियों की जांच बड़ी संख्या में होनी चाहिए। प्रविष्टियों तथा लेखों के चुनाव में यह ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक अंकेक्षण में परीक्षण जांच के लिए भिन्न भिन्न प्रविष्टियों और लेखें लेखें हों। रोकड़ पुस्तक, जिसे हम कैश बुक बोलते हैं, तथा पासबुक के लिए परीक्षण जांच का प्रयोग कभी नहीं होना चाहिए। जब अंकेक्षक परीक्षण जांच के लिए लेन देन के चुनाव करता है तब उसे नियोक्ता के कर्मचारी से किसी प्रकार की पूछताछ नहीं करनी चाहिए, बल्कि बिना उसकी पूछताछ से, बिना पूछे अपने हिसाब से परीक्षण करना चाहिए। मतलब जितनी भी एंट्रीज हुई हैं उनमें कौन कौन सी एंट्रीज का परीक्षण करना है। ऐसा नहीं कि वो नियोक्ता से पूछ रहा है कि भाई कौन कौन सी एंट्रीज का परीक्षण किया जाए, तो जो एंट्री सही होगी वही वाला बता देगा। नियोक्ता क्या करेगा, भाई एंट्रीज को बता देगा कि आप इन इन एंट्रीज को चेक करिए, तो वो तो सही निकलेंगी, तो इससे क्या है, रिपोर्ट भी सही हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम के बारे में। देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम जो होता है वो क्या होता है, अंकेक्षण कार्यक्रम मतलब ये होता है कि जितनी भी ऑडिटर जो है वो क्या करता है, एक पूरा प्लान बताता है कि किस हिसाब से क्या क्या होना चाहिए, मतलब कब क्या और कैसे चेक करना है। जो रिपोर्ट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं जितने भी ट्रांजैक्शन है या ऑडिटिंग है, वो किस हिसाब से कैसे कब और क्या क्या करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, ये चीज का पूरा प्लान बताता है। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे हम अंकेक्षण कार्यक्रम बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं, डे 1 में बताया गया कि कैश बुक चेकिंग करनी है, जो कैश बुक है वो सारी कैश बुक चेकिंग करनी है। डे 2 में बताया गया कि स्टॉक वेरिफिकेशन करेंगे, हम स्टॉक चेक करेंगे कितना स्टॉक बचा है, कितना रह गया, कितना बिक चुका है, ये सारी चीजें चेक करेंगे। डे 3 में हम चेक करेंगे परचेज लेजर चेक करेंगे, परचेज लेजर वेरिफिकेशन करेंगे। डे 4 में हम चेक करेंगे सैलरी कितनी मिल रही है, कर्मचारी कितने काम कर रहे हैं। मतलब ये इस तरीके से पूरा एक प्लान बनाएगा और उस हिसाब से चेक करेंगे। और एक फाइनल रिपोर्ट जब तक जारी नहीं हो जाती तब तक का पूरा प्लान बनाकर, पूरा प्रोग्राम बनाकर चेक किया जाता है, पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम अंकेक्षण कार्यक्रम बोलते हैं। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम में बनाने में सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए। देखिए अंकेक्षण कार्यक्रम बनाने में कौन कौन सी सावधानियां होनी चाहिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं।
तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, अंकेक्षण कार्यक्रम की योजना बहुत कुछ जो है वो कैसी होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। अंकेक्षण कार्य को भली भांति समाप्त करने को यह रूपरेखा स्पष्टता तैयार की जानी चाहिए कि किस प्रकार से वो अंकेक्षण कार्यक्रम को भली भांति समाप्त कर सकते हैं और कितने दिन में कर सकते हैं। तो ये एक प्रकार की रूपरेखा तैयार होनी चाहिए। कार्य का विभाजन कार्य के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार करना चाहिए जिससे जांच का कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण हो सके। ऐसा नहीं है कि कार्य का जिसमें कार्य करने में या फिर जांच करने में लगेंगे 2 दिन और उसको समय दिया गया केवल 1 दिन का, तो ऐसे में सफलतापूर्वक पूर्ण नहीं किया जा सकता, बल्कि कहीं ना कहीं कोई गलतियां या एरर या जो फॉल्ट है वो हो जाएगा। अंकेक्षण कार्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि परिस्थितियों के अनुरूप उसमें परिवर्तन करने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। अंकेक्षण कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ गई है, कोई विशेष परिस्थिति आ गई, विषम परिस्थिति आ गई है, उन विषम परिस्थितियों में क्या है, उस कार्यक्रम को आसानी से बदला जा सके, उसमें बदलाव किया जा सके। तो इस प्रकार से होना चाहिए, मतलब वो एक फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना कठोर बना दिया कि जिस दिन जो डिसाइड किया गया बस उसी दिन हो सकता है, उसके अलावा वो अन्य दिन में अगर करे किया जाएगा तो कहीं ना कहीं गलतियां होने के चांसेस बने रहेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में साधारणतया अंकेक्षक कार्यक्रम कार्य का विभाजन विभिन्न विभागों में कार्य के क्षेत्र के अनुसार करते हैं, जिससे कार्य की प्रगति का ज्ञान समय समय पर होता रहता है। अंकेक्षण कार्यक्रम लिखित रूप से तैयार किया जाना चाहिए। जो अंकेक्षण कार्यक्रम है वो कैसा तैयार किया जाना चाहिए, लिखित रूप से तैयार किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण कार्यक्रम के लाभ क्या क्या होते हैं। तो देखिए इसके लाभ हैं, इससे प्रत्येक कर्मचारियों के जिम्मेदारी का पता चलता है, कार्य की प्रगति का अनुमान लगाया जा सकता है, जांच विषयों के छूटने का भय नहीं रहता है, कर्मचारियों की कार्य कुशलता बढ़ जाती है। इसमें इससे प्रधान अंकेक्षक के कार्य व्यवस्था को करने में सहायता मिलती है। अंकेक्षक कार्य में एक रूपता यानी यूनिफॉर्मिटी आ सकती है। मुख्य अंकेक्षक को अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करते समय अंकेक्षण कार्यक्रम से अत्यधिक सहायता मिल जाती है। जो भी मुख्य अंकेक्षक होता है, जो मेन ऑडिटर होता है, उसको अंकेक्षक जो अंकेक्षण रिपोर्ट तैयार करने समय काफी ज्यादा हेल्प मिलती है कि किस प्रकार से कहाँ पर कितना उसे रखना है, कहाँ पर कितना प्रॉफिट हुआ है, कहाँ पर लॉस हुआ है, किस जगह पर सेल्स कितनी हुई है, अर्निंग कितनी हुई है और एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, ये सारी चीजें को उससे जानकारी मिल जाती है। तो वो आसानी से कंप्लीट रिपोर्ट बनाकर तैयार कर देता है। अंकेक्षक भविष्य के लिए अपने कार्य की योजना बनाने में अंकेक्षक कार्यक्रम को सहारा ले सकता है। मतलब जो जो उसने योजना बनाई है स्टार्टिंग में, अभी अगर मान लो योजना बनाई है, तो भविष्य में अगर उसे आगे कभी योजना बनानी हो तो पुरानी योजना के हिसाब से भी वो क्या कर सकता है, कार्य कर सकता है, फिर हम कह सकते हैं सहायता ले सकता है। अंकेक्षक कार्यक्रम का एक प्रकार से प्रगति चार्ट देता है और अंकेक्षक को योजना अनुसार कार्य संपन्न होने पर रिपोर्ट को अंतिम रूप देने में सहायता करता है। अंकेक्षण कार्यक्रम की हानियां क्या क्या हो सकती हैं, इसमें देखिए कुशल क्लर्कों को अपनी बुद्धि तथा योग्यता दिखाने का कम अवसर मिलता है। कितना भी विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए कितना भी विस्तृत कार्यक्रम बनाया जाए सभी बातें नहीं आ सकती हैं। चाहे कितना भी विस्तृत कार्यक्रम बना लिया जाए, जिसमें सभी बातें तो नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हर प्रकार की कोई ना कोई छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। प्रत्येक व्यवसाय के लिए एक ही प्रकार के कार्यक्रम लागू नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कार्यक्रम बना लिया अब वो हर व्यवसाय में लागू कर दिया। हर व्यवसाय के लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे, क्योंकि किसी व्यवसाय में क्या है, केवल सेलिंग और परचेजिंग का काम होगा। किसी व्यवसाय में ऐसा होता है जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, और किसी व्यवसाय में मतलब सारे चीजें आ जाती हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेलिंग परचेजिंग स्टॉक, कस्टमर कितने हैं, जो कस्टमर को कितना, कस्टमर का कोई उधार है अगर तो वो देखा जाता है, एडवांस कितना गया है, उसमें होलसेलर कितने ऐड हुए हैं कंपनी के साथ में, वो सारी चीजें मतलब बहुत सी चीजें चेक की जाती हैं। तो उनके लिए एक अलग प्रोग्राम बनाया जाता है। कुशल अंकेक्षक अंकेक्षण कार्यक्रम का सहारा लेकर अपनी कमियों को छिपाने का प्रयास भी करता है। अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के लाभ और महत्व के बारे में। अंकेक्षण के क्या क्या लाभ हैं या फिर क्या क्या इसके महत्व हैं। प्रत्येक संस्था चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अपने हितों को सुरक्षित करने के लिए रखने के उद्देश्य से अपना हिसाब किताब रखती है। अपने हित को सुरक्षित रख सके इसीलिए वो अपना हिसाब किताब रखती है, क्योंकि संस्था की सफलता के लिए अंकेक्षण करना अत्यंत ही आवश्यक माना जाता है। अंकेक्षक अपनी गहन जांच के बाद संस्था को रिपोर्ट देकर सही तथा ठीक होने की मुहर लगा देता है, जो संस्था से जुड़े सभी व्यक्तियों के लिए विश्वसनीय समझा जाता है।
अब हम बात करते हैं अंकेक्षण के लाभ के बारे में, और ये आज की क्लास का और अंकेक्षण टॉपिक का सबसे लास्ट टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे, और इसके बाद में हमारी जो क्लास है वो एंड हो जाएगी। चलिए बात करते हैं संस्था को कौन कौन से लाभ हो सकते हैं इससे। संस्था को देखिए लाभ होंगे, अंकेक्षण से संस्था को निम्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। जैसे पहला लाभ है लेखांकन यानी अकाउंटिंग कार्य समय पर हो जाएगा। अशुद्धि या छल कपट, जैसे हम एरर और फ्रॉड कहते हैं, इसमें कमी होगी। व्यवसाय की लाभ हानि का ज्ञान हो जाएगा कि कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होगा। कैसा ज्ञान होगा? व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति का ज्ञान होगा। कार्य कुशलता यानी इफिशियंसी में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। वैधानिक या फिर हम कह सकते हैं स्टेचुरी आवश्यकता की पूर्ति। वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने में सहायक। कर निर्धारण में सहायक। व्यवसाय के विक्रय यानी सेल में सहायक। क्षतिपूर्ति के निर्धारण में सहायक। ख्याति या फिर हम कह सकते हैं गुडविल में वृद्धि होती है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन। विवादों का निपटारा। अंकेक्षक के सुझाव प्राप्त करना, ये सब किसको लाभ होते हैं? संस्था को। अब हम बात करते हैं संस्था के स्वामियों को क्या क्या लाभ होते हैं। तो एकाकी व्यवसाय, साझेदारी व्यवसाय, संयुक्त स्कंध कंपनी। तो इस प्रकार से सेल ट्रेडर, पार्टनरशिप फर्म, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, इन सभी के लिए लाभ निकल कर आता है अंकेक्षक के माध्यम से, अंकेक्षण के माध्यम से। कर्मचारियों को कौन कौन से लाभ होते हैं? अंकेक्षित खातों खातों को प्रदर्शित लाभ के आधार पर संस्था के कर्मचारी अपने वेतन, बोनस व अन्य सुविधाओं में वृद्धि की मांग कर सकते हैं। लेनदारों यानी जो क्रेडिटर्स होते हैं, इनको क्या लाभ होते हैं? विभिन्न वित्तीय संस्थाएं, बैंकिंग कंपनियां व अन्य पूंजी के पूर्तिकर्ता अंकेक्षित खातों के आधार पर व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का अध्ययन कर वित्त प्रदान करने में निर्णय लेते हैं। यानी जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उसी टाइम में ऋण प्रदान करते हैं या फिर वित्त प्रदान करते हैं जिस हिसाब से कंपनी में उनको लाभ दिखता है। विश्लेषणकर्ताओं को लाभ क्या होते हैं? विश्लेषणकर्ता अंकेक्षित खातों के आधार पर संस्था का विश्लेषण करते हैं और आवश्यक सूचना संस्था को व अन्य पक्षधरों को देते हैं। सरकार को क्या लाभ होता है? अंकेक्षित खातों के आधार पर सरकार राष्ट्रीय आय, शुद्ध राष्ट्रीय आय, वित्तीय सहायता का निर्धारण करता है और प्राथमिक क्षेत्रों का निर्धारण तथा विभिन्न नीतियों का निर्धारण करता है। इसके बाद में आगे देखेंगे अंकेक्षण की सीमाएं। अंकेक्षण की सीमाएं क्या क्या हैं? इसके लिए देखिए कौन कौन से निम्न प्रकार की सीमाएं हैं। अंकेक्षण 100% शुद्धता और सत्यता की गारंटी नहीं दे सकता है। जरूरी नहीं कि अंकेक्षण जो है वो 100% 100% शुद्ध हो, 100% कैसा हो? 100% रियल हो, ये जरूरी नहीं है। अंकेक्षण तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता है, अतः कुछ गलतियां रह जाती हैं। अंकेक्षण जो है वो कैसे? तुच्छ बातों पर ध्यान नहीं देता जिसमें कुछ ना कुछ गलतियां रह जाती हैं। अंकेक्षण कर्मचारियों को ईमानदारी की प्रमाणित नहीं करता है। सभी गबन या छल कपट का पता लगाना संभव नहीं है। जरूरी नहीं कि जितने भी एरर्स या फ्रॉड हुए हैं उन सभी को पता लगाया जा सके। अंकेक्षक केवल अपनी राय प्रकट कर सकता है। अंकेक्षक केवल क्या कर सकता है? अपनी राय प्रकट कर सकता है। और उसी प्रकार से मैं भी अपनी राय प्रकट कर रहा हूं कि अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप एक कूपन कोड यूज करिएगा शिव150, जिससे कि आपको यह कोर्स मात्र 299 रुपए में मिल जाएगा। कितने रुपए में मिल जाएगा? 299 रुपए में ये कोर्स मिल जाएगा। तो इस कोर्स को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें सभी प्रकार की पीडीएफ दी गई हैं और पीडीएफ के माध्यम से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। स्पेशल सब्जेक्ट और अन्य सब्जेक्ट के भी वीडियो दिए गए हैं, लेकिन आप स्पेशल सब्जेक्ट के वीडियो देख सकते हैं। मात्र 35 घंटे में कंप्लीट स्पेशल सब्जेक्ट के वीडियो दिए गए हैं, तो आप इनको देख सकते हैं। 35 घंटे के अंदर कंप्लीट सिलेबस कवर कराया गया है स्पेशल सब्जेक्ट का, जो भी स्पेशल सब्जेक्ट है। और स्पेशल सब्जेक्ट का वेटेज सबसे ज्यादा है ईपीएफओ के एग्जाम में। और 299 में अगर आप 40 से 50 क्वेश्चन भी एक्स्ट्रा कर लेते हैं तो आप रैंक में आ जाएंगे और आपकी कट ऑफ भी क्लियर हो सकती है। तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहें। इसके बाद में जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा वो सोशल सिक्योरिटी का रहने वाला है। कई बच्चों की डिमांड है, तो सोशल सिक्योरिटी का अगला लेक्चर हमारा रहेगा।